नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द्वादश डायलॉग में। दोस्तों, आज दिल्ली का मुख्यमंत्री श्री श्री 108 श्री गिरगिटानंद स्वामी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की रामलीला मैदान में एक महा रैली का आयोजन किया था। महारैली का आयोजन। और महारैली के आयोजन में कौन कौन से लोग थे? सिर्फ केजरीवाल गैंग के सदस्य और बाहर का एक नेता कह ले या नेता के भेष में एक बहरूपिया वकील, जिसका सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही बड़ा प्रभाव रहता है। सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग करने का माहिर व्यक्ति कपिल सिब्बल। बस यही दो लोग थे, बाकी केजरीवाल गैंग के लोग थे। तीसरा किसी भी दल का कोई नेता या कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसका भारतीय राजनीति में कोई खास महत्व हो, वह नहीं था। और उस रैली को यह महारैली नाम दिया था। दरअसल अरविंद केजरीवाल जिस जगह से अपना राजनीतिक यात्रा शुरू किया था, उसी जगह पे पहुंचकर ऐसा लग रहा है कि अब वह उनकी राजनीतिक यात्रा की समाप्ति होगी। जी हां, 8 सालों में अरविंद केजरीवाल चीखते चिल्लाते अब घेघियाने लगे हैं। कल का जो उनका महारैली में जो भाषण था, अगर आप उसके भाषण को सुने होइएगा तो ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल घेघिया रहा है। वो चीख और चिल्ला नहीं रहा है, दरअसल घेघिया रहा है। और कोई व्यक्ति कब घेघियाता है? जब वह अंदर से पूरी तरह से डर जाता है। उसके अंदर जब बहुत ज्यादा डर बैठ जाता है, तब व्यक्ति घेघियाना शुरू कर देता है। घेघियाने गांव देहात के क्षेत्र में घेघियाना उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति ज्यादा डरने के बाद जब वो इस तरह से बोलने लगता है कि उनके बातों को कोई समझ ही नहीं पाए, उनके बात का कोई सुर पैर ना हो, कोई सर पैर ना हो, कोई तथ्य और तर्क ना हो, उस स्थिति को व्यक्ति घेघियाना कहते हैं। और वही हालकल केजरीवाल के साथ गांधी मैदान में था। दरअसल गांधी मैदान से अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत किया था। उस गांधी मैदान में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल जितने भी नेताओं को, इस देश का ऐसा कोई नेता नहीं था जिसे अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचारी नहीं बताया था, उसे देशद्रोही नहीं बताया था, चोर नहीं बताया था, इंक्लूडेड जो आज उनके साथ बैठा था कपिल सिब्बल। इस कपिल सिब्बल को भी 2013 में इसने भ्रष्टाचारी बताया था, चोर बताया था। आज उसी भ्रष्टाचारी और चोर के साथ ये मंच साझा कर रहा था, और वो भ्रष्टाचारी और चोर इसके मंच पे खड़े होकर इसका तारीफ कर रहा था, और उसका तारीफ आज केजरीवाल कर रहा था। दरअसल अरविंद केजरीवाल का यह हालात क्यों हो गया है? क्यों वह चीखते चिल्लाते घेघियाने की स्थिति तक पहुंच गया है? दरअसल अरविंद केजरीवाल को जो भ्रम था, जब वो सरकारी जॉब में था, नौकरी में था, तो शायद उस समय इसको एक भ्रम हो गया, क्योंकि ये सब के सब एनजीओ गैंग का सदस्य था। अरविंद केजरीवाल एक सरकारी नौकरी करते हुए भी यह अलग से एक एनजीओ चलाता था। और इस देश में एनजीओ गैंग का कैसा प्रभाव रहा है, यह पूरा देश जानता है। एनजीओ गैंग ने इस देश को कैसे बर्बाद किया है, इस देश के हर एक प्रगति के रास्ते में कैसे रोड़ा बन के खड़ा हुआ है, वह सब जानता है। उसी तरह के एनजीओ गैंग का यह भी एक सदस्य था। यह कहे तो यह खुद ही एक एनजीओ गैंग चलाता था। उसको उस समय ऐसा लगा कि इन सब चीजों में उतनी मजा नहीं है, उतना आजादी नहीं है जितना राजनीति में है, जितना एक राजनेताओं को है। और उसी चाहत में, उसी भ्रम में यह एक सरकारी अधिकारी और एनजीओ गैंग के सदस्य पद को छोड़कर और यह सीधे राजनीति में कूद गया। जो ये एनजीओ गैंग के माध्यम से अघोषित रूप से जो राजनीति करता था, वो घोषित रूप से राजनीति करने के लिए राजनेता बन गया। और यह राजनेता बनने के बाद 2013 में 14 में राजनेता बना था, और 2023 अभी चल रहा है। इन 12 वर्षों में कहां से कहां पहुंच गया केजरीवाल एंड गैंग, आज पूरा देश देख रहा है। वह केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुआ था, आज वह केजरीवाल भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबा हुआ है। और वह केजरीवाल अपना तुलना एक ऐसे नेता के साथ करना चाह रहा है, जबरदस्ती का तुलना करना चाह रहा है, जिसके पैर के धूल के बराबर भी ये नहीं बैठ रहा। अरविंद केजरीवाल का भारतीय राजनीति और भारतीय समाज में क्या योगदान रहा है, शायद यह अरविंद केजरीवाल को ही नहीं पता होगा, लेकिन यह
एक ऐसे व्यक्ति से जबरदस्ती का तुलना कर रहा है जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन को इस देश के लोगों, देश के समाज और देश हित में समर्पित कर दिया, उस व्यक्ति से जबरदस्ती का तुलना कर रहा है। इसने इस महारैली में कहा, ऐसे तो यह अब जिस राजनीति के निचता पे उतर गया है, जिस बौखलाहट में कह लीजिए या हड़बड़ाहट में ये राजनीति के जिस निचले स्तर पे उतर गया, उतने निचले स्तर पे शायद ही इस देश में कोई नेता उतर के इसका काउंटर कर पाएगा। शायद संभव नहीं है कि कोई इतने निचले स्तर पे उतर के इस केजरीवाल को, जो अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा कहता है कि मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूं, इसके पूरे मंत्रिमंडल में कितने पढ़े लिखे जाहिल गंवार लोग हैं जिनको यह भी नहीं पता कि देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर दूसरे देश में जाता है तो जिस देश में जाता है उस देश के भाषा में बात नहीं करता है, वो अपने ही भाषा में बात करता है, लेकिन वहां पे ट्रांसलेटर मौजूद होता है उनको दूसरे भाषा समझाने के लिए या इनके बातों को उनके जिस देश में जाते हैं उस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को समझाने के लिए। फिर भी इनके जाहिल स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश यात्रा के दौरान एक संवाद कार्यक्रम को लेकर किस तरह का ट्वीट किया था। यह अरविंद केजरीवाल आज इस महारैली में कह रहा था कि मेरे दिल्ली में मेरा 8 साल का काम है और नरेंद्र मोदी के गुजरात में 15 साल के काम को आप कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। अरे शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी आपको। आप उस दिल्ली का बात कर रहे हैं जो देश का राजधानी है और उसके विकास में केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली के पूर्ववर्ती सरकारों का अहम योगदान रहा है। राष्ट्रीय खेल मंडल, जो राष्ट्रीय खेल मंडल हुआ था, खेल के आयोजन के लिए इस दिल्ली में किस तरह का चौमुखी विकास हुआ शीला दीक्षित जी के राज्य में, एक बना बनाया व्यवस्था आपको मिला। आप उस व्यवस्था के ऊपर सिर्फ रंग पेंट पोचारा करके आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि सारे व्यवस्था मैंने तैयार किया। नहीं, इस दिल्ली में 3 बॉडीज हैं। दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार का अलग योगदान है, दिल्ली सरकार का अलग योगदान है, दिल्ली के एमसीडी नगर निगम का अलग योगदान है। उस दिल्ली में सभी लोगों के किए हुए काम को, सभी लोगों के किए हुए परिवर्तन का क्रेडिट तुम ले रहे हो और उसके ऊपर तुम किसी ऐसे राज्य से तुलना कर रहे हो जिस राज्य का हर एक व्यवस्था उस राज्य सरकार को ही चलाना होता है। और दिल्ली में तुम्हारे पास पावर ही क्या है, क्या काम है तुम्हारा दिल्ली में? पानी बिजली के छोड़ के कोई और तीसरा काम बताओ यार कि तुमने अपने दम पे कोई नया प्रोजेक्ट चालू किया हो दिल्ली में। फ्री बिजली दे देना, फ्री पानी दे देना, ये कोई विकास का काम नहीं है। बने बनाए सरकारी हॉस्पिटल में कोई एक अलग से एक रूम बना देना, उसमें कुछ सुविधा में बदलाव कर देना, वह बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है। बने बनाए स्कूल में एक अलग से एक रूम बना देना, एक लैट्रिन को भी स्कूल के रूम में गिनती करवा देना, यह कोई बहुत बड़ी चमत्कार और कामयाबी नहीं है। हाँ, तुमने दिल्ली में काम किए हो कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी शिक्षा मंत्री से शराब का कारोबार करवाए और आज वह व्यक्ति शराब घोटाले के मामले में जेल में है, जिसको इस देश की अदालतों से जमानत तक नहीं मिल रही है। भारत की आजादी के इतिहास में पहला ऐसा स्वास्थ्य मंत्री तुमने बनाया जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ा गया, जो 1.5 सालों से जेल में है, उसको जमानत नहीं मिल रही है। और तुम कंपेयर करते हो गुजरात के मुख्यमंत्री से, न 3 में नहीं 13 में, और जबरदस्ती की तुलना। केजरीवाल नोटबंदी पे आज भी ये बहुत छाती पीट रहे थे। नोटबंदी को 5-6 साल हो गए इस देश में, लेकिन आज भी ये छाती पीट रहे हैं। समझिए कि नोटबंदी की वजह से इनको कैसा धक्का लगा है। जिस व्यक्ति को तुम अनपढ़ बता रहे हो, जिस व्यक्ति के लिए कह रहे हो कि उसे देश चलाना नहीं आता है, आज उस व्यक्ति का नाम का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। भारत के इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ है इस व्यक्ति के साथ कि किसी दूसरे देश के राष्ट्र अध्यक्ष ने पैर छूकर अपना आभार जताया इस व्यक्ति के प्रति। जिस व्यक्ति का गुणगान पूरे विश्व कर रहा है, तुम उसे अपमान करने के लिए इतनी नीचता की हदें पार कर रहे हो और अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो। किस बात का पढ़े लिखे हो जब दिल्ली में तुम्हारे पास ना ही कोई मंत्रालय है, ना ही तुम किसी भी फाइल पे साइन करते हो, फिर पढ़ा लिखा किस बात के हो? तुमसे तो अच्छा वो अंगूठा छाप व्यक्ति होता है जो किसी भी काम में कम से कम अपना अंगूठा तो लगाता है। तुम तो कहीं साइन ही नहीं करते हो भाई। फर्जी डिग्री बना लिया। अरे अगर तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत हो, अगर तुम बहुत बड़े सत्यवादी हो, तो जो गुजरात के कोर्ट से जो तुम्हें सम्मान मिला है
कि नरेंद्र मोदी के डिग्री को फर्जी घोषित करो। अगर तुम सच्चे हो, तुम में अगर हिम्मत है, तो तुम जाके माफी मत मांगना, नाक मत रगड़ना किसी भी भाजपाई नेता के पैरों में पड़ के। अगर तुम मर्द हो, तुम अगर सच्चे हो, तो तुम नरेंद्र मोदी के उस डिग्री को गुजरात की अदालत में जाके फर्जी साबित करना। फिर से अरुण जेटली या नितिन गडकरी जी के पैरों में जैसे लौट के माफी मांगे थे, उसे माफी मत मांगना गुजरात की यूनिवर्सिटी में, या उनके पदाधिकारियों के जूतों पे अपना नाक रगड़ के। और तुम जिस तरह के हड़बड़ाहट में हो ना, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम जैसे बौखलाए हो, उसी तरह से सामने वाला भी बौखला जाए, तो सामने वाले के राजनीति को तुम नहीं जानते हो। तुम आज राजनीति के नौसिखिए हो, तो तुम इतना उछल रहे हो। तुम जिस व्यक्ति से पंगा लिए हो, वो राजनीति में अपना पूरा जीवन खपा दिया, उसे पता है कि राजनीति कैसे करना है। वो तुम्हें ऐसे निपटाएगा, इतने ठंडे करके तुम्हें खाएगा ना, कि तुम्हें पता ना लगेगा। कि जितना बिलबिला रहे हो ना, जितने अपने आकाओं के ऊपर कूद रहे हो कि राज्यसभा में तुम दिल्ली ऑर्डिनेंस को पास होने से रोकवा दोगे, वो तो जब दिल्ली में जो अगला सत्र आएगा, जब सत्र चालू होगा, जब ये ऑर्डिनेंस बिल के रूप में आएगा ना पटल पे, तुम्हारी हैसियत का अंदाजा तुम्हें लग जाएगा। और हाँ, कपिल सिब्बल जी, इन्होंने आज इतना बड़ा ज्ञान दिया जो शायद इस देश के लोगों के पास, चाहे वो कितने भी बड़े व्यक्ति हो, कितना भी जानकार हो, उनको पता नहीं था। कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मोदी सरकार अध्यादेश के माध्यम से रिपील नहीं कर सकती है, ये गैर कानूनी है। अरे इतने बड़े वकील हो यार, ऐसे इस देश के युवाओं को, इस देश के लोगों को तुम झूठ बोल रहे हो, उन्हें गलत तथ्य बता रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शायद राजीव गांधी जी का शासनकाल भूल गए हो तुम, या जानकर भी इस तरह का नौटंकी सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि जब अभिषेक मनु सिंह भी इस केजरीवाल एंड गैंग का केस लड़ना छोड़ेगा, तो वह केस का सौदा तुम करने गए थे रामलीला मैदान में, और उसी का सौदा करके आए हो आप। वो तो इस पूरे देश को पता है कि इस देश के खिलाफ, चाहे इस देश में भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, उन सबके खिलाफ केस लड़ने का ठेका ले रखे हो। वो तो तुम लड़ोगे ही, लेकिन कम से कम देश के लोग गुमराह तो मत करो। सच, जो संवैधानिक रूप से जो सही है वो सही तो बताओ। कि संसद सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को या आदेश को पलटने का क्षमता रखता है, संसद में इतनी पावर है, क्योंकि इस देश में संसद सर्वोपरि है। ये तो गली गली के एक नए नए युवा भी जानते हैं। ये शायद तुम भूल गए कि ये आपको लग रहा है कि 1947 वाला भारत है, जहां देश के लोग कुछ नहीं जानता है, हम जो बोलेंगे वही सब मानेगा, ऐसा नहीं है। अब गली गली के युवा जानता है कि इस देश में नियम क्या है, कायदा कानून क्या है, कानून क्या है, और संवैधानिक क्या है और असंवैधानिक क्या है। इसलिए अरविंद केजरीवाल का अब छटपटाहट, वो डर, वो भय स्पष्ट दिख रहा है। ये पूरे भाषण के दौरान न जाने कहां कहां का क्या क्या बातें किया, क्या क्या कहानी सुनाया, लेकिन इसके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि तुमने जो 2013 में कहे थे कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगले नहीं लूंगा, लाल बत्ती नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, आज 160-70 करोड़ के मकान में हवेली में रह रहे हो। ये भी तो बताते कम से कम। जो तुम्हारे सामने तुम्हारा जो अंधभक्त बैठा था, 200-300 रुपए की दिहाड़ी लेकर जिसे तुम बुलाए थे, उनसे कहते तो सही, जी मैं जब नौकरी करता था, नेता नहीं था, तो 2-4, 10,000, 20,000 के फ्लैट में रहता था, आज मेरे पास 160 करोड़ का हवेली है, मैं उस हवेली में रहता हूं, आप लोगों का देन है। आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दिया दिल्ली चलाने का, उसी के दौरान मैंने 160 करोड़ का हवेली बनवाया अपने लिए। कोई गलत तो नहीं किया, पूछते तो कम से कम अपने उन चमचे चाटुकारों से। शर्म आनी चाहिए। और इसी तरह का व्यवहार रहा केजरीवाल एंड गैंग का, तो भविष्य में इनकी परेशानी कहीं और ज्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली है। जिस राजनीति पे केजरीवाल एंड गैंग चल रहा है दिल्ली में ऐसे ही परिस्थिति खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह का परिस्थिति नेहरू जी के समय में 1956 में हुआ था। जिस परिस्थिति को देखते हुए नेहरू जी ने खुद अपने ही सरकार को बर्खास्त करके दिल्ली विधानसभा को खत्म कर दिया था, और कहीं ना कहीं उसी रास्ते पे केजरीवाल एंड गैंग चलने की कोशिश कर रहा है। और अगर इसी तरह से यह अपना बरबोलापन, अपना तानाशाही दिखाता रहा, तो हो सकता है कि एक दिन फिर से दिल्ली विधानसभा खत्म कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
नमस्कार।